रानो चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में बैठे थे। रानो अपने पति मानो से कहती है, मानो जी, हमारा घोंसला ज्यादा मजबूत नहीं है और मैंने आज माँ को फोन किया था। वह बता रही थी कि बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। फिर तो हमें अपना घोंसला मजबूत करना चाहिए। आप यहीं बैठें, मैं जाकर कुछ मजबूत तिनके और घोंसले के लिए सूखी घास लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर पापा चिड़िया उड़ते हैं, लेकिन वह अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मेरा घोंसला बहुत कमजोर था। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बारिश में भीग रहे होंगे। मुझे वापस जाना होगा। ऐसा सोचकर पापा चिड़िया अपने घोंसले के पास वापस आते हैं। मानो जी, बहुत तेज हवा चल रही है। इस तेज हवा में हम और बैठे तो ऐसा न हो कि तेज हवा हमें अपने साथ ही बहा कर ले जाए। रानो चलो, मैं अपने दोस्त कालू के पास जाता हूँ। उसका बहुत बड़ा घर है, वह हमें अपने घर में रहने देगा। ऐसा सोचकर मानो अपने बच्चों को उठाता है और मामा चिड़िया के साथ उड़ता है। मानो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कौवे के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा बाहर आता है। मानो मेरे दोस्त, इस तेज बारिश में तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? यार कालू, तेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा घोंसला तो हवा के साथ उड़ गया और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। अगर ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार हो जाएंगे। कालू कौवा मानो को अपने घर के अंदर ले आता है। गोरी कौवी गुस्से से कालू की तरफ देख रही थी। क्या आप अब हमारे ही घर में रहोगे? हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है। हम दोनों का बोझ मुश्किल से उठाया हुआ है। ऐसा ना हो कि घर टूटकर ही नीचे गिर जाए। नहीं नहीं बहन जी, मैं जाकर कोई मजबूत पेड़ की खोखल खोजता हूँ। बस जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक मेरी पत्नी और बच्चों को अपने घर में रख लें। अच्छा, ठीक है। अब ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर कोई मजबूत जगह ढूंढो और फिर आकर अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाना। फिर मानो कौवों के घर से निकलता है। वो तेज बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। उसे अपने बच्चों के लिए कोई मजबूत जगह ढूंढनी थी, जिसमें वो अपने बच्चों और पत्नी को बारिश से सुरक्षित रख सकता। चिड़िया, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है। यह तुमने कहाँ से लिया? ये मुझे मेरे पति ने दिया था जब हमारी शादी हुई थी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम इस घोंसले में बैठकर मेरी शक्ल देखोगी? अगर मेरे घर में रहना है तो घर के काम भी करने होंगे। जाओ, जाकर रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो धो दो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रसोई में आ जाती है और बर्तन धोने लगती है। मामा, पानी तो बहुत ठंडा होगा ना? गुड़िया बेटी, पानी ठंडा हो या फिर गर्म, मुझे यह बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे, वरना न जाने ऐसा न हो कि गौरी बहन हमें अपने घर से ही निकाल दे। मामा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं। मैं भी बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बनूंगा और आपको एक बड़ा घर बना कर दूंगा। मामा चिड़िया अपने बेटे की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आकर घोंसले में बैठ जाती है। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं खाने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा। पहले जाओ, जरा जाकर मेरे कमरे में झाड़ू लगा दो चिड़िया, फिर मैं तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए दाना दूंगी। मामा चिड़िया चुपचाप कमरे की तरफ चली जाती है और गोरी रानो के बच्चों को खाने के लिए सूखा दाना देती है। छोटी चिड़िया की बेटी, तू मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? क्या सारे कौवों का रंग ऐसा ही काला होता है या फिर सिर्फ आपका रंग काला है गौरी आंटी? तू मेरे रंग का मजाक उड़ा रहा है। एक तो हमने तुझे अपने घर में रहने दिया और ऊपर से मेरा मजाक उड़ाता है। कोको रोने लगता है। अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया वहाँ आती है। बहुत लंबी जुबान है तेरे बच्चों की। चल अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल जा। गौरी, मेरा दोस्त मुझ पर बहुत विश्वास करके अपने घर वालों को यहाँ छोड़कर गया है। जब तक वो वापस नहीं आता हम उन्हें घर से नहीं निकाल सकते। तुम अपनी चोंच बंद रखो, इनके साथ साथ में तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। चल जा रानो, यहाँ से चली जा। रानो चिड़िया बहुत निराश होकर अपने बच्चों को उठाती है और गोरी के घर से निकल आती है। वो एक ऊंचे पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। मेरे बच्चों, आओ मेरे पंखों में छुप जाओ, ऐसा ना हो कि आपको सर्दी लग जाए। इधर पापा चिड़िया कोई मजबूत जगह ढूंढ ही रहे थे
कि उन्हें एक तरफ से किसी की मदद की पुकार आती है। बचाओ बचाओ, इस पेड़ की डाल को मेरे ऊपर से हटाओ वरना मैं मर जाऊंगा। पापा चिड़िया सांप के पास आते हैं। मैं तुम्हें इस पेड़ की डाल के नीचे से निकाल तो दूं, लेकिन ऐसा न हो कि फिर तुम निकलकर मुझे ही डस लो। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भला तुम्हें क्यों डसूंगा। मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। फिर पापा चिड़िया आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किल से उस भारी डाल को सांप के ऊपर से हटाते हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए? बारिश में हमारा घोंसला उड़ गया। अब मैं कोई मजबूत जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं अपने बच्चों और पत्नी को लेकर रह सकूं। फिर तो समझो कि तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। मेरे साथ आओ। फिर सांप आगे आगे जाता है और पापा चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। सांप पापा चिड़िया को एक पेड़ की खोखल के पास ले आता है। तुम अपने बच्चों को लेकर इस पेड़ की खोखल में रह सकते हो, ये बहुत मजबूत है। अगर हम इस पेड़ के खोखल में रहेंगे तो सांप जी, आप कहाँ पर रहोगे? मैं तो इस जंगल की बहुत सी खोखलों को जानता हूँ। मैं किसी भी खोखल में जाकर रह लूंगा, लेकिन ये खोखल सबसे बड़ी और मजबूत है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ ले आओ। फिर सांप वहाँ से चला जाता है, मानो कालू के घर की तरफ वापस उड़ता है। लेकिन रास्ते में पेड़ पर बैठी अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर वहाँ आ जाता है। राणो, आ जाए मेरे साथ चलें। मैंने एक मजबूत छत खोज ली है जो इस बारिश और तूफान के सामने डटी रहेगी। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चों और पत्नी को लेकर उस मजबूत पेड़ की खोखल में आ जाते हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो हमें इस बारिश में एक मजबूत छत मिल गई। फिर बारिश का वो मौसम, चिड़ियों का सारा परिवार उस खोखल के अंदर गुजारता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बरसात का मौसम आने वाला था, इसलिए सब अपने घर को मजबूत करने की तैयारी कर रहे थे। तो फिर तय हुआ कि हम सब पश्चिम की तरफ उड़ेंगे और वहाँ से सूखे पेड़ों से लकड़ियाँ लेकर आएंगे और मजबूत लकड़ी से अपना घर बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं और कालू जी तो नहीं जाएंगे। हमारा घोंसला तो पहले से ही मजबूत है। फिर सब पक्षी पश्चिम की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन दोनों काले कौवे एक पेड़ की डाल पर बैठकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कालू जी, कोई बारिश वारिश नहीं आनी। इस रानो को पता नहीं क्या आफत आई हुई है जो हमारे घर मजबूत करवाने के लिए हमें कभी एक मशवरा देती है तो कभी दूसरा। हाँ गोरी, मैंने भी दूसरे जंगल मम्मा जी से कॉल करके पूछा था, कोई बारिश नहीं आने वाली। सब पक्षी पश्चिम की तरफ से सूखी लकड़ियों की गठरियाँ लेकर वापस अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं और एक खुले मैदान में आकर अपनी लकड़ियाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे रखते हैं। दोस्तों, अब हम सुबह आएंगे और कोई मजबूत पेड़ देखकर उस पर अपना अपना घर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन, लेकिन यहाँ पर हमारी लकड़ियाँ सुरक्षित तो रहेंगी ना? जी जी कबूतर भैया, इस बरगद के पेड़ के नीचे हमारी लकड़ियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। फिर सब पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी वहाँ दोनों काले कौवे आ जाते हैं। इन पक्षियों को क्या लगता है कि अगर हम अपना घर मजबूत नहीं कर रहे तो यह हमारे बिना अपना घर मजबूत कर सकते हैं? कालू जी, जाओ नदी से पानी लेकर आओ। इन पक्षियों को तो मैं अभी बताती हूँ। कालू कौवा नदी पर जाता है और एक बाल्टी भरकर पानी की लेकर आता है। गोरी कौवी पानी की वो बाल्टी लकड़ियों के ऊपर डाल देती है और सारी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। दोनों कौवे जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होती है। सब पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी सूखी लकड़ियाँ उठाने आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी। यह कैसे हो गया? हमारी लकड़ियाँ तो सूखी थीं, अच्छी भली थीं। हमारी लकड़ियाँ गीली कैसे हो गईं? मैं बताता हूँ सच्चाई। मैं रात को अपनी खिड़की में बैठा था। मैंने कबूतर को पानी ले जाते हुए देखा। अब कबूतर से ही पूछो कि उसने पानी की बाल्टी का क्या किया। कालू भाई, क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? रानो बहन, तोते भैया, ये कालू झूठ बोल रहा है। मैं तो रात को अपने घर में सोया हुआ था। मुझे क्या जरूरत है रात को उल्लू की तरह पानी की बाल्टी लेकर जाने की? कबूतर, जरा थोड़ा झूठ बोलो। कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी देखा था, कबूतर पानी की बाल्टी लेकर जा रहा था।
कालू भैया, गोरी बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कबूतर भैया भी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लेकर आए थे। वह भला अपनी ही मेहनत पर पानी क्यों फेरेंगे? अच्छा, जो भी है, हमारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं। अब हमें बरसात आने से पहले घर बनाने का बंदोबस्त करना ही होगा और अब हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा। आप सब मेरे साथ आए। फिर सब पक्षी उड़ते हैं और वो बांसों वाले जंगल पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे बांस थे और वो मजबूत भी थे। अगर हमारी लकड़ियाँ गीली हो गईं तो कोई बात नहीं। अब हम अपना घर बांसों से बनाएंगे और बांस से बना घर लकड़ी से बने घर से ज्यादा मजबूत होगा। अब जल्दी जल्दी पंख चलाते हैं और बांस काटते हैं। फिर सब पक्षी जल्दी जल्दी अपनी आरी चलाते हैं और बांस काटना शुरू करते हैं। अरे तोते, जल्दी जल्दी पंख चलाओ। देखो, मैंने तो एक गठरी तैयार भी कर ली और तुम तो अभी पहली पर ही हो। यार कबूतर, तू तो बड़ा तेज है। मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। बहुत गर्मी है। इस गर्मी से तो मेरा सिर घूम गया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो गोरी, जाकर इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों कौवे आंख बचाकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी पानी वाली चाल पर तो पानी फिर गया। इन पक्षियों को तो जरा भी असर नहीं हुआ और देखें, फिर से मेहनत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तुम रात तो होने दो। मैंने सब सोच लिया है कि हमने इन पक्षियों के बासों को कैसे बर्बाद करना है। रात हो जाती है। सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे अपने बांस रखकर घरों को उड़ जाते हैं। जैसे ही वो अपने अपने घर जाते हैं, काले कौवे वहाँ आरी लेकर आ जाते हैं। गोरी, जल्दी जल्दी बांस के टुकड़े करना शुरू करो। हम इन बांसों के इतने छोटे टुकड़े करेंगे कि रानो चिड़िया और बाकी पक्षियों के सपने भी इस बांस की तरह टूट जाएंगे। कालू कौवा और गोरी बांस के बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी सामने का नजारा देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई तो पक्षी है जो पंख धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। वह चाहता है कि हम अपना घर ही न बना सके। आखिर हमारे जंगल में हमारे ही खिलाफ ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे आंखें निकाल निकाल कर मुझे क्या देख रहा है तोते? मेरे पति का एक मुक्का पड़ेगा और तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अरे गौरी बहन, आप लड़ाई क्यों कर रही हैं? रानो बहन, अब हम क्या करें? कबूतर भैया, मेरी तो उम्मीद टूट चुकी है। बस अब यही रास्ता है कि हम अपने घरों में जाकर बारिश का इंतजार करें और किस्मत पर सब छोड़ दें। मजबूत घर बनाने का कोई फायदा नहीं। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और जाकर तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया, चुपचाप मेरे साथ चलें। आगे का प्लान मैं आपको झरने के पास पहुंचकर बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया और तोता सीधा कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर को अपने साथ लेकर झरने पर पहुँच जाते हैं। हमने लकड़ियों से घर बनाने की कोशिश की। इन कौवों ने वह भी बर्बाद कर दिया। और हमने जब बांसों से घर बनाने की कोशिश की तो हमारे बांसों के भी टुकड़े कर दिए। अब हम सुंदर परी से मदद मांगेंगे। लेकिन रानो बहन, सुंदर परी कहाँ है? हमें तो मालूम ही नहीं है। हम कहाँ ढूंढेंगे सुंदर परी को? अगर हम सच्चे मन से सुंदर परी को बुलाएंगे तो वह हमारी मदद करने जरूर आ जाएगी। फिर रानो चिड़िया, तोता और कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और रानो चिड़िया बोलती है, सुंदर परी, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो हमारी मदद करने आए। बारिशों से पहले हमें मजबूत घर की जरूरत है। सुंदर परी वहाँ आ जाती है। मैंने आप पक्षियों के लिए एक मजबूत घर बना दिया है। अगर आप जाकर जंगल के बीच में बड़े पेड़ पर देखेंगे तो आपको आपका बना मजबूत घर मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए सुंदर परी गायब हो जाती है और सब पक्षी सुंदर परी के बनाए मजबूत घर के अंदर चले जाते हैं। तेज बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का घोंसला बुरी तरह भीग गया था और वो पेड़ की डाल पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। कालू जी, बारिशों का कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक बारिशें कहाँ से आ गई? जल्दी अपने दोस्तों के पास मदद को भागो। कालू और गोरी जंगल के बीच में बने उस सुंदर घर को देखकर उसके पास आते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इस घर में कौन है? हम ठंड में कांप रहे हैं। हमारे लिए दरवाजा खोलो। अंदर से रानो चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और दोनों कौवों को घर के अंदर ले जाती है। दोस्तों, मुझे और कालू को माफ कर दो। आपकी लकड़ियाँ और बांस हमने ही तबाह किए थे। हमें सारी बात का पता है गोरी बहन। आपको जो सबक ऊपर वाले ने दे दिया है, मेरे ख्याल से वही ठीक है।
दोनों कौवे शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।